नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उनसे जुड़े विशेषज्ञ आपको उन विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही साथ हम आपके सवालों को भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं, वो भी लाइव, ताकि उन समस्याओं के समाधान, उनके जवाब हम अपने विषय विशेषज्ञों से ले सकें और आपकी समस्या का तुरंत समाधान भी हो सके। आज किन विषय पर हम चर्चा करेंगे, आइए सबसे पहले आज के विषय पर डालते हैं नजर। आज का हमारा पहला विषय मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही फसलों में कीट व रोग नियंत्रण। दोनों विषयों से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें 1800-113060, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें अपने सवाल चाहें तो ईमेल भी करें। ईमेल के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com, और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। तो पहले आप हमारा ईमेल आईडी देख लें hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचाएं 8800520717। जब भी आप हमें कॉल करें, कोशिश करें आप नेटवर्क क्षेत्र में हो, अपनी बात को कम शब्दों में पूरा करने का प्रयास करें, अपने क्षेत्र का नाम अपने सवाल के साथ ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आप व्हाट्सएप सवाल लिखते हुए भी करें, या फिर अगर आप मेल करें तब भी सवाल पूरा लिखें, अपना नाम और अपने क्षेत्र के नाम के बारे में ज़रूर जानकारी दें। तो आज के विषय के बारे में हमने आपको बताया। सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण किस प्रकार से हमारे किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं, और साथ ही जो बहुत सारी हमारी ऐसे फसलें हैं जिसमें सरप्लस रहता है, कई बार वो बर्बाद हो जाती है, किसानों को बहुत कम दाम पर बेचना पड़ता है, तो उसमें खाद्य प्रसंस्करण से एक ना सिर्फ उनको आय मिलेगी अतिरिक्त, बल्कि उन चीज़ों की जो वेस्टेज होती है, बर्बादी होती है, उसे भी हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो किस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण करें, इसके क्या क्या लाभ हैं, सरकार इसे कैसे प्रोत्साहित कर रही है, कैसे युवा इसे जुड़कर रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ मेहमान रहेंगे जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं डॉक्टर चमनदीप कौर से, जो कि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर राजस्थान से। मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम आपसे मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जानेंगे। और दूसरी हमारी मेहमान डॉक्टर अर्चना अनोखे हैं, जो कि वैज्ञानिक कीट विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। मैम, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है, आप हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। आपसे हम फसलों में कीट व रोग नियंत्रण के बारे में जानेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जो हमारा आज का पहला विषय है, यानी मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण कैसे करें, के जो पोषक तत्व है वो किस तरीके से आज के समय में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में उसको लेकर रुझान है, और उपभोक्ता भी समझ रहा है कि मोटे अनाज का सेवन करने से किस तरह से उसके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और किसान भी जान रहा है कि इन फसलों को उगाना उतना कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, और इनसे वो अच्छा लाभ भी ले सकता है। और इन्हीं फसलों का अगर वो प्रसंस्करण करता है तो एक तरह से मूल्य संवर्धन भी होता है और उसे अच्छे दाम भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मैम इसी पर बात कर लेते हैं, मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। किस प्रकार से एक किसानों के लिए नया विकल्प भी है, और जो कई सारे हम देख रहे हैं जो मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, उपभोक्ता के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। तो किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आजकल की नई पीढ़ी के लिए बहुत ही एक नया टॉपिक सा है कि कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यूज को बहुत अच्छी होती हैं मिलेट्स में, जिसमें कि ज्वार आता है, बाजरा आता है, सोरगम आता है, रागी आता है, और जो हम फास्ट में मोस्टली काफ़ी चीज़ें का ग्रहण करते हैं वो सब आते हैं, फॉक्स मिलेट आते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिसको हम लेते तो हैं बट बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, और बल्कि अगर हम एज कंपैरिजन करते हैं तो उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी पाई जाती है, बल्कि हम जिनका कंजप्शन अपनी डेली लाइफ में करते हैं, भले वो वीट है, जो भी मैदा है और राइस है, उन सब के कंपैरिजन में न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो ज्वार है या प्रोसो मिलेट है या कोडो मिलेट है, इन सब में न्यूट्रिटिव वैल्यूज बहुत अच्छी पाई जाती हैं वीट, राइस के और मेज के कंपैरिजन में। तो इसी तरीके से इन सब के ऊपर फोकस किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी। और ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और हमारा राजस्थान भारत के नंबर 1
स्टेट्स में से एक आता है मिलेट्स प्रोडक्शन के अंदर। तो हाँ, और इसके लिए सब बहुत ज्यादा एम्फोसिस है हमारे ऊपर इसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज को फोकस करने के लिए, क्योंकि देखिए किसी चीज के ऊपर एज अ इंटरनेशनल ईयर इसको फोकस किया जा रहा है, तो उसका बहुत से मेन कारण है। और उसके जो मेन कारण है वो ये है कि कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं जो कुछ वर्षों से छुपती गई हैं इन वाले जो खाने की जो ये मिलेट्स जो हैं। तो उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए एक बूम दिया जाए कि हमारा जो नया जो यूथ है, भले वो रूरल है या भले वो अर्बन कंट्री एरियाज में रहने वाला है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सके कि इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर हम बात करें, एनर्जी है, प्रोटीन है या फाइब्रस है, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 8.5 के अप्रोक्स जो है वो मिलेट्स के अंदर फाइबर पाया जाता है, जो कि व्हीट, राइस और किसी में भी, मेज या इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता। उसके बाद में अगर हम सीधे सीधे तौर पे बाजरे की बात करते हैं तो उसमें आयरन कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फाइब्रस फूड ये बहुत अच्छा है। तो इन सब चीजों को ही फोकस करते हुए ये देखा गया कि हमको जो ये जो है लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, और दूसरा क्योंकि इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी अच्छी है कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, जिससे अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और आजकल अगर हम यंग एज में है तो हम सब पतला दिखना चाहते हैं हर कीमत पर। ये हर कोई एज ग्रुप का चाहता है कि वो फिट दिखे और कम से कम एक्सरसाइज की जाए क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही इस तरीके का हो गया कि हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए वक्त ही नहीं बचता है। स्पेशली जो मेट्रो सिटीज हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं, जो सिटीज हैं, वहाँ पर इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि अगर हम चाहें कि हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम बचे तो वो नहीं होता है। तो उसके लिए ये जो फूड है, जो मिलेट्स हैं, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, क्योंकि इन सब का सेवन हम नवरात्रों में तो बहुत आराम से कर लेते हैं, बट अगर हम इनको डेली लाइफ में भी लेकर के आएंगे, रागी है, कुट्टू है, इन सब चीजों को, तो ये न्यूट्रिटिव वाइज भी बहुत अच्छा होगा। प्लस इनमें बहुत से ऐसे कंटेंट्स है जो हम वेट पुट ऑन करते हैं तो उसमें भी हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे हमारा वेट भी पुट ऑन नहीं होगा, प्लस जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो हमारा बॉडी का, जो वेन्स का, वो भी एकदम बैलेंस्ड रहेगा। जी, उसके बाद बहुत सारे फायदे हैं इसके, जैसे कि आपने बताया मोटे अनाज के, और खाद्य प्रसंस्करण से इससे जुड़कर और भी ज्यादा हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। और कंज्यूमर के लिए भी इससे फायदा है कि कई सारे जो हमारे मिलेट्स हैं उन्हें उस तरीके से बनाया जाए ताकि अलग अलग रेसिपी में आप उन्हें इस्तेमाल कर सके, वो और आसानी से आप उन्हें किचन में इस्तेमाल कर सके। उसमें प्रोसेसिंग की भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि किस तरीके से इन्हें प्रोसेस किया जाए ताकि हमें किचन में उसे इस्तेमाल करने में भी आसानी रहे, और साथ ही जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो बेहतर हो। और जी बिल्कुल, तो बहुत सारे लाभ है, बहुत सारे इससे जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाज और इनसे बनाए जाने वाले खाद्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है। अच्छी बात यह है कि महिलाएं भी इस काम को आसानी से कर सकती हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं, जैसे बाजरे का प्रसंस्करण करके बाजरा मठरी, बाजरा लड्डू, बाजरा केक, बाजरा नमकीन और बाजरा टिक्की बनाई जा सकती है। वहीं मड़ुआ से डोसा और नमकीन तैयार कर सकते हैं। रागी का प्रसंस्करण करके इसके आटे से रोटी, चीला, कुकीज और इडली बना सकते हैं। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं। दरअसल मोटे अनाज हमारी सेहत के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा मोटे अनाजों में जिंक, विटामिन ए, डी, ई और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है। इनसे बने उत्पाद न सिर्फ हमारी आमदनी में इजाफा करते हैं, बल्कि हमारी सेहत को भी अच्छा रखने में मदद करते हैं।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी मोटे अनाज पर, और अगर आपके कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि प्रसंस्करण किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन से अनाज का प्रसंस्करण कौन कौन से रूप में हो सकता है, कैसे मार्केट लिंकेज हो, कुछ भी ऐसे अगर आपके सवाल हैं तो ज़रूर आप हमें कॉल करें। और आइए अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय की, जो हमारा कीट और बीमारियों से जुड़ा हुआ है, यानी कैसे फसलों में कीट और रोग नियंत्रण हमारे किसान करें ताकि फसलों में उन्हें नुकसान ना हो और अच्छी गुणवत्ता युक्त फसलें उन्हें प्राप्त हो। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अर्चना अनोखे से। मैम, जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारे किसान काफ़ी मेहनत करते हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कीट और बीमारियां ऐसी हैं, कई बार किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार पूरी फसलें भी चौपट हो जाती हैं। तो जितनी मेहनत जो करते हैं उस पर पानी फिर जाता है। तो शुरुआत से ही किस तरीके से कीट प्रबंधन कर सकते हैं, नियंत्रण करें, और रोगों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, इससे कहाँ से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, कितना महत्वपूर्ण रहता है ये? जी, जैसा कि अभी खरीफ फसल चल रहा है और खरीफ में हमने मुख्यतः धान लगाया है, मक्का लगाया है, और जैसा मैडम ने बताया मोटे अनाज लगाए हुए हैं। फिर दलहनी फसल है हमारे, रेड ग्राम हो गए जो कि तुअर की दाल बोलते हैं, मूंग दाल, उड़द दाल, ये सारी दाल लगाई गई हैं। तो इसमें मुख्यतः जो कीट आते हैं, तो सबसे पहले कीट नियंत्रण के लिए मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम उसे पहचाने कैसे। बिल्कुल। तो पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुख्य हमारे फसल में होते हैं कि 10 से 15 प्रकार के कीट लगते हैं, लेकिन उसमें से जो 4 और 5 होते हैं वो मुख्य कीट होते हैं, जिनकी वजह से हमें ज़्यादा क्षति होती है। जैसे कि अगर हम धान की बात करें तो इसमें तना छेदक हो गया, भूरा फुदका, हरा फुदका, पत्ती मोड़क जो कीट होते हैं, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और रही बात हम इसी प्रकार से दलहनी फसल की करें, जो अभी हमारे पास दलहन है, लगे हुए हैं, तो उसमें हरे कलर का कीट होता है जो कि जब फलियां लगती हैं तो उसमें छेद करके उसको खाता है, और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। हम इसको पहचान सकते हैं कि आप फलियों में देखेंगे आपको गोल गोल छिद्र दिखाई देंगे। और उसके बाद माहू होता है जो कि रस चूसता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद आप जैसे कि मक्का लगा हुआ है, मक्का आपने देखा होगा, मक्के की फसल में एक नया कीड़ा है जो आया हुआ है, जो कि हम लोग इन्वेसिव पेस्ट बोलते हैं, कि दूसरे देशों से आ जाते हैं, वो इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। तो फॉल आर्मी वर्म है जो कि इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग है कि मक्के में इसका बहुत नुकसान जी 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 इसमें मतलब पत्तियां खा जाते हैं, तने खा जाते हैं, इवन उनकी जो बालियां होती हैं उसको भी पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो हमें उन्हें पहचानना और उसका उसी प्रकार से नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने जाना कि किस तरीके से बीमारियां और कीट जो है फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए किसानों को शुरुआत से ही ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम लक्षण नहीं पहचान पाते, तो अलग अलग फसलों में, जैसा कि मैम ने बताया कि अभी जो फसलें हैं उनमें कौन कौन से मुख्य रूप से फसलें हैं, कौन सी फसल में कौन सी बीमारी और कौन से कीट का हमला हो सकता है, और उसको लेकर शुरू से ही किस तरह से हमें जागरूक रहना है या फिर लक्षण कैसे पहचानने हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले नजर डालते इस रिपोर्ट पर। किसान खेतों में दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन पैदावार तभी अच्छी होगी जब फसलों की उचित देखभाल की जाएगी। फसलों में रोग और कीट नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि अक्सर फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका कीटों और रोगों द्वारा ही रहती है। सब्जी फसलों में बैंगन की बात करें तो इसमें फल और तना छेदक कीट लगने की आशंका रहती है। इस कीट की सुंडी पौधों के प्ररोह और फल को नुकसान पहुंचाती है। ग्रसित प्ररोह मुरझाकर सूख जाते हैं। रोकथाम के लिए 5% नीम बीज अर्क या BT 1 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव फूल आने से पहले 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करें।
वहीं गन्ने में गुरदासपुर बेधक और शीश भेदक की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 20% EC दवा की 1.5 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अरहर की फसल को फली भेदक मक्खी से बचाने के उपाय करें। इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। दवाओं का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। दूसरी ओर रोग नियंत्रण की बात करें तो मूंग और उड़द में कई तरह के रोग लगते हैं, जिनमें से एक है पीला मौजिक रोग। मूंग और उड़द में भभूतिया रोग भी लगता है। इस रोग को बुकनी रोग भी कहते हैं। इस रोग में पत्तियों, शाखाओं और फलियों पर सफेद चून सा दिखाई देता है। बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक किस्मों की बुआई करना अच्छा रहता है। और एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राम यादव जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। आइए हम बात करते हैं। राम यादव जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी राम यादव जी, अपना प्रश्न बताएं। जी सर हमारा यही प्रश्न है, जब मोटे भाव अनाज का सर जो है भाव बढ़िया नहीं मिल पा रहा है। मोटे अनाज का भाव अच्छा नहीं मिल पा रहा है? हाँ सर। कौन कौन सी फसलें ली हैं राम यादव जी आपने? हाँ सर। कौन कौन सी फसलें ली हैं आपने मोटे अनाज में? कौन कौन से मिलेट्स लिए हैं आपने? जी सर यही जो है चावल मंसूरी है, और जो है सर ये है क्या नाम है बासमती सर बैठा है, और सर जो 52 कह करके जो आता था मोटा अनाज ये चीज है। ठीक है, हम डॉक्टर चमनदीप जी के पास जाते हैं। डॉक्टर चमनदीप कौर, जैसे कि हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं कि इनको मोटे अनाज का भाव नहीं मिल पा रहा है, तो क्या अभी क्या स्थिति है? दूसरा, खाद्य प्रसंस्करण से कई बार हमारे किसान ये भूल जाते हैं कि अगर आप उसी चीज़ को थोड़ा सा प्रसंस्कृत कर दें तो कई बार भाव जो दाम जो बाजार में मिलता है वो कई गुना बढ़ भी जाता है। तो हमारे दर्शक को जिनकी शिकायत है या फिर इनकी समस्या है कि मोटे अनाज का भाव उस तरह से बाजार में नहीं मिलता है, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमको थोड़ा सा किसान भाइयों को थोड़ा सा भी अवेयर होना पड़ेगा कि हमें मार्केट स्ट्रेटजी जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ उसको मंडियों में बेचने तक ही सीमित ना रखें, हम और भी एफर्ट्स करें, जिस तरीके से कि हम जो मोटा अनाज है उसका रूप परिवर्तित करके बेचा जाए। जैसे कि उसके जो बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, उस तरफ भी हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करें, या जो दूसरी चीजें उसको जो है जो आटा चक्की तक अगर हम बहुत आसानी से थोड़े से दामों में अगर हम ठीक दामों में भिजवा सकते हैं तो उस तरफ भी हम एफर्ट्स कर सके। जिस तरीके से मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो भी सुधरेगी, प्लस वो ऑन फार्म रह कर के भी बहुत से जो हैं वो नए नए प्रसंस्करण की अगर हम बात करें तो इसी बाजरे से बहुत से ग्रामीण परिवेश के लोगों ने ही बिस्किट डेवलप किए हैं, केक डेवलप किए हैं, और बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे लड्डू जो हैं वो डेवलप किए हैं, और उसके लिए सरकार बहुत अच्छी तरीके से सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। जो PMFME स्कीम है उसके अंडर भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी मिलकर के बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को अच्छे से अच्छे दामों पर मिल सके। प्लस वो FPO की हेल्प ले सकते हैं इस मैटर के अंदर। अगर वो अपना एक FPO बना करके अगर वो काम को आगे बढ़ाते हैं तो वो प्रसंस्करण जो इन्होंने जो मोटे अनाज उगा रखे हैं वो उसको आगे तक बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके लिए FPOs को, क्योंकि सरकार भी आगे आगे बहुत ज्यादा चाह रही है कि किसान आगे बढ़े, जिससे किसानों को भी फायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, और इसके लिए आगे आगे फिर पर मेंबर को भी 40-40 हजार रुपया देती है। अगर FPO में 200-300 किसान भी होते हैं, 500 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, तो उनको पर कैंडिडेट को इतना इतना पैसा भी दिया जाता है, और वो एक साथ आकर के और वो ज्यादा तरीके से अपना रोजगार और आगे उन फसलों को और अच्छे से कैसे बेचना है उसकी स्ट्रेटेजी बना सकती है। इसलिए हाँ बिल्कुल थोड़ा इस चीज पर भी जोर दीजिएगा।
और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं लगातार, कुछ व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे, आपका कॉल नहीं लग रहा है, तो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र डालिए, आपको हमारा ईमेल पता और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई देगा। आप अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप अपना ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, जिन्हें हम आपके सवाल को आपके नाम के साथ कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब मैम कीट और बीमारियों की हम बात कर लेते हैं। खरीफ में कौन कौन सी भी फसलें हैं जो बोई गई हैं और किस स्थिति में, और उनमें अगर हम बारी बारी फसलों की बात करें जो खरीफ की फसलें हैं, कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं और कीट भी साथ में? जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हमारी धान की फसल लगी हुई है, तो धान में जो मुख्य कीट होते हैं तना छेदक कीट होते हैं। आप उसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो तना छेदक कीट हैं वो तने के नीचे एकदम बेस पे वो छेद कर देते हैं, जिससे जो मुख्य जो पत्तियां होती हैं, जो सेंट्रल की पत्तियां होती हैं, वो सूख जाती हैं, जिसको डेड हर्ड भी बोलते हैं। अगर आप उसे हल्का सा खींचेंगे तो वो हाथ में आ जाता है, यही उसकी पहचान है। और भूरा फुदका भी अभी काफ़ी आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो जड़ों के पास है उसमें भूरे कलर के, हरे कलर के उड़ते हुए छोटे छोटे कीट दिखाई देंगे। तो इन कीटों का ये होता है कि ये जो इनके शिशु और वयस्क होते हैं दोनों रस चूसते हैं। रस चूसने की वजह से, और इसमें ये भी होता है कि रस चूसने के साथ साथ इनके जो सलाइवा होती है, लार होता है, उसमें टॉक्सिक पदार्थ भी होता है, जिससे क्या होता है वो रस तो एक जगह चूसते हैं लेकिन पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। तो इसे पहचानना बहुत आवश्यक है और हमें अर्ली अवस्था में ही मैनेज करना चाहिए। और उसके बाद एक पत्ता मोड़क कीड़ा आता है, जो आप देखेंगे जब खेतों में जाएंगे, जो मॉनिटरिंग होती है हमें किसान के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब कौन सी कीट का आक्रमण हुआ है। तो आप देखेंगे कि बीच बीच में जो फसल है उसमें पत्ते मुड़े हुए दिखाई देंगे। तो उस मुड़े हुए पत्तों के बीच में कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, जिसे हम सुंडी कहते हैं। तो वो जो हरे पदार्थ होते हैं उनको खा जाते हैं। और रही बात हम अगर अन्य फसल की बात करें तो हमारा जैसे अभी ग्राउंडनट लगा होगा, मूंगफली लगा होगा, तो उसमें एक लाल कलर की बड़ी बड़ी सुंडी का आक्रमण होता है। वो क्या होते हैं कि ये इतनी तेजी मात्रा में खाते हैं कि जब वो इनिशियल स्टेज में जब वो ये खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब जानवर इसे खा गया है फील्ड को। तो उसे भी हमें पहचानना है और कंट्रोल करना है। एंड दलहनी फसल में आपको जैसे कि हरी सुंडी होती है, उसका आक्रमण होता है, माहू का आक्रमण होता है। तो इसे हम पहचानें और विभिन्न प्रकार के जो मैनेजमेंट विधियां होती हैं उसे फॉलो करें। जी बिल्कुल, तो वो मैनेजमेंट विधियां क्या हो सकती हैं हम जानेंगे। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो। हमारे साथ आप देख रहे हैं अर्चना जी हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चमनदीप कौर जी हमारे साथ हैं, जो कि मोटे अनाज के प्रसंस्करण पर बात कर रही हैं और आपके सवाल ले रही हैं। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़े नईमुद्दीन है, जिन्होंने झांसी से हमें कॉल किया। ये बात करते हैं। जी नईमुद्दीन जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नईमुद्दीन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो नईमुद्दीन जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, हमारे पास कुछ व्हाट्सएप सवाल आए हुए हैं, वो हम ले लेते हैं। और एक ऐसे ही व्हाट्सएप सवाल हमारे पास आया है। हेलो नईमुद्दीन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? नईमुद्दीन जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। हमारे एक दर्शक है जिनका नाम अमरेंद्र कुमार है, जिन्होंने हमें बिहार से ये सवाल भेजा है। क्या खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण के लिए उम्र सीमा कोई निर्धारित है? अगर है तो क्या, और किस प्रकार? साथ में भी जान लेते हैं कि प्रशिक्षण इसका लिया जा सकता है। चमनदीप मैम, क्या बताना चाहेंगे? जी, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। देखिए, आप कितने भी एज के हैं, भले महिलाएं हैं, बच्चे हैं, रूरल यूथ है, या जेंट्स हैं, फार्मर्स है, फार्म वुमेन है, कोई भी प्रसंस्करण की ट्रेनिंग ले सकता है। हम तो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग देते ही हैं, और भी कई ऐसी जगहें हैं या कृषि विज्ञान केंद्र उनके जो वहाँ पर होगा, वहाँ पर वो पूछ सकते हैं। मैं तो चलो राजस्थान में हूँ, तो वहाँ पर भी जरूर एक होम साइंटिस्ट होगी, वहाँ पर महिला ही होती हैं जो इस चीज की ट्रेनिंग उनको दे देंगी। जी, और मैम ट्रेनिंग कितना महत्वपूर्ण रहता है खाद्य प्रसंस्करण में? देखिए, इसलिए रहता है क्योंकि देखिए, हमको ऐसा लगता है कि हमको जो चीज बनानी नहीं आती है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है और जो हमारा जो सिस्टम है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ICR का, वो डेमोन्स्ट्रेशन देकर के हर चीज सिखाता है। मतलब A to Z, मतलब हम चीज को जीरो से स्टार्ट करके और उसको पैकिंग तक बताते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद में आप किस तरीके से पैकेजिंग करेंगे और किस तरीके से फिर वुमेन्स हैं या फार्मर्स उसको किस तरीके से सेल आउट करेंगे। प्रॉपर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनको दी जाती है। तो इसलिए थोड़ा ट्रेनिंग लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा वो भी बना करके कुछ चीज अच्छे से सीख पाए। एक बार देख लेते हैं बनाते हुए और खुद भी उसको बनाते हैं, हम KVK में बनवा भी लेते हैं उनसे हमारे साथ साथ, तो उनको ज्यादा अच्छे से एक बार ट्रेंड हो जाते हैं, वो बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है उनको। जी जी बिल्कुल। और एक हमारे पास और सवाल आया है मैम, ये कीट और बीमारी से जुड़ा हुआ है। विजय मिश्रा है, उनका सवाल ये है कि अभी उन्होंने धान की फसल ली है और इसमें पारंपरिक तरीके से उन्होंने खेती की है, और धान के साथ, माफ़ कीजिएगा मैम आपके लिए सवाल है इनका, ये है कि धान के साथ इन्होंने मिलेट्स भी लिया है, लेकिन यही समस्या है कि इसको बेचे कहाँ, उस तरीके से इसको बेचना मुश्किल हो जाता है। रीवा मध्य प्रदेश से सवाल आया इनका। जी देखिए, बेचने के लिए हम अगर बात करते हैं ना, देखो या तो इसके लिए थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए अब थोड़ा फार्मर्स को अवेयर होना पड़ेगा। देखिए, चेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, मैं तो ये कहती हूँ हर जनरेशन में। तो अब थोड़ा सा इस तरीके का सिस्टम आ गया है कि किसानों को भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि अगर वो मंडियों में बेचते हैं, उनको उससे पैसा मिलता था, तो उसके अलावा वो और क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनसे उनके पास में आय आ सके। तो वो ये प्रसंस्करण का मेन मकसद ये होता है कि जो आपके पास जो धान है उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है और उसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है और उसको आप बाजार में उतार सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि ये जो भी चीजें हैं जो हम प्रोसेसिंग की बता रहे हैं, केक, बिस्किट, मठरी बनाना या जो भी खाद्य लायक लड्डू वगैरह बनाना, वो सब चीजें देखिए एक छोटे लेवल पर बन जाती हैं हाउस होल्ड
गृहिणी लेवल पर भी उसको बनाया जा सकता है। बस उसकी अगर हमारे पास अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है तो हम बना करके और उसकी सेल आउट तैयार कर सकते हैं। ये है कि हम अगर अच्छी क्वालिटी उसकी बिल्डअप करते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो लोग इसको खाना पसंद करते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। एज कंपैरिजन अगर हम करें जो मैदे के बिस्किट्स या कुछ भी चीज़ बनी होती है और अगर हम बाजरे की बना करके खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी फूड उसके कंपैरिजन में आपको बहुत टेस्टी लगेगा। ये भी क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हम बनता है तो हम अपनी आंखों से देखते भी हैं और जो देखता है फिर उसको अडॉप्ट भी करता है। तो आप धीरे धीरे इस और अग्रसर करिए। हम यही बोलेंगे कि आप ट्रेनिंग्स ले पाएं और इस चीज में आगे इस तरीके से बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट इनको मिलेगा जी इकोनॉमिक सेफ्टी की। ठीक है मैम, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर, हम सवाल ले लेते हैं पहले उनका। हेलो जी, हेलो 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 जी मनीष जी बताइए क्या सवाल है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, सवाल बताएं अपना। टमाटर खेती जी हेलो जी मनीष जी सवाल बताइए। मैम टमाटर की खेती, टमाटर में कीट और बीमारियों से कैसे बचें? ठीक है मैम, टमाटर में क्या कौन से कीट बीमारियां हो सकती हैं? अच्छा। कैसे? जो टमाटर की फसल है इसमें जो हरे रंग की सुंडी लगती है और एक पिन वर्म बोलते हैं वो लगती है। तो इसमें क्या होता है, आप इसे पहचान सकते हैं कि जो हरी सुंडियां होती हैं वो इस प्रकार से खाती हैं कि उनका जो हेड होता है अंदर की तरफ होता है फ्रूट के और जो पूरी जो बॉडी होती है बाहर लटकी होती है। और आप देखेंगे कि टमाटर में जब वो हरे हरे ही होते हैं तो उसमें काफ़ी गोल गोल छेद दिखाई देते हैं। तो इससे हमें पहचान आ जाता है कि कीटों के आक्रमण हो चुके हैं। और एक पिन वर्म होता है, ये भी एक सुंडी की तरह होता है बट छोटा होता है और ये न कि फ्रूट में ही बल्कि सभी भागों में आक्रमण करता है, चाहे वो पत्तियां हो गई, चाहे तने हो गए और फ्रूट हो गए। इसमें आपको छोटे छोटे पिन होल, जैसे पिन कहीं पे चुभा देते हैं तो उससे जो होल बनता है उस साइज के आपको छिद्र दिखाई देंगे। तो ये और आपके सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मक्खी भी काफ़ी नुकसानदायक है। टमाटर की फसल में सफ़ेद मक्खी के जो शिशु और वयस्क हैं वो रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें ये जो वायरस विषाणु की जो बीमारियां होती हैं उसको भी फैलाते हैं। तो जो आपके जो टमाटर के पौधे हैं वो पीले पड़ जाते हैं, करली हो जाते हैं, जो फूल लगा है वो अच्छे से लग नहीं पाता है और आपके जो फ्रूट हैं वो झड़ जाते हैं। तो इन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। नईमुद्दीन है दर्शक, एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, झांसी से इन्होंने कॉल किया है। जी नईमुद्दीन जी बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा निवेदन ये है कि पड़ोस में पीला मोजैक है सफेद मक्खी के प्रकोप से उड़द और मूंग की दाल में, तो मैं अपने खेत को कैसे सुरक्षित करूं? यदि मैंने अपना खेत सुरक्षित कर रखा है रसायन से और पेड़ उखाड़ दिए जो मेरे शुरू में लगे थे, तो फिर मैं, लेकिन पड़ोस में प्रकोप है तो मैं अपने खेत को कैसे सुरक्षित करूं? धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। जी सर। जी नईमुद्दीन जी, आप काफ़ी जागरूक हैं, आपने अपने खेत को तो बचा लिया है कि जो सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से येलो मोज़ेक होती है जो मूंग बीन में, आपने वो पौधे उखाड़ दिए हैं। लेकिन जो पड़ोस की संक्रमित खेत है उससे कैसे बचाएं? इसके लिए जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट की जो बॉटनिकल पेस्टिसाइड होती है उसे आप छिड़काव कर देंगे तो क्या होता है कि मक्खियों, सफ़ेद मक्खी की प्रवृत्ति होती है कि ये उसमें रस चूसते हैं। तो जब आप नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो कि रसायन भी नहीं है, उतना नुकसानदायक नहीं है, जब इसका छिड़काव करेंगे तो ये जो आपके पौधे हैं उसमें बैठेगी नहीं तो विषाणु का संचार नहीं करेगी, विषाणु का संचार नहीं करेगी तो आगे ये मतलब कि विषाणु का प्रकोप होने से बच जाएगा। ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड है कि अगर आपको भी लग रहा है कि कहीं कहीं पे जगह जगह पे आपके फसल में कोई प्लांट अगर संक्रमित है तो उसको उखाड़ के फेंक दें। और अगर लग रहा है कि फैलने की संभावना ज़्यादा है तो एक केमिकल होता है थायोमिथाक्साम। जब आपको सफ़ेद मक्खियों की संख्या, आप पत्तियां पलट कर ऐसे देखेंगे तो उसमें सफ़ेद मक्खी दिखाई देने लगती है। अगर ज़्यादा उनकी मात्रा है, सफ़ेद मक्खी दिखाई दे रही हैं तो आप उसमें थायोमिथाक्साम का स्प्रे कर सकते हैं। जी
बिल्कुल, और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे साथ चमनदीप कौर जी भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि इससे क्या क्या बन सकता है, क्योंकि अभी भी हम ये सोचते हैं, हमारी सोच यही तक ही रहती है कि अच्छा इसका जौ का आटा, रागी आटा, आटे तक ही हम सोच पाते हैं। कई बार ये भी होता है कि हमारे टेस्ट बर्ड्स को उतना अच्छा नहीं लगता जो हमें आदत पड़ चुकी है खाने की। तो क्या इस तरह के इससे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो हमारे बच्चे भी पसंद करें, जिन्हें हम आसानी से पका भी सके, बना सके, और जो हमारे रोजमर्रा का जो खाने का तरीका है, हमारी फूड हैबिट्स है, उसमें भी शामिल हो सके? हाँ, देखिए मैम, मेरा तो खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस भी है और यहाँ पर हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो इस फंडे को तो एकदम भूल जाइए कि इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहली बात, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा जो इसके बिस्किट्स आप बनाएंगे या जो भी आप केक बनाएंगे, भले ज्वार है, बाजरा है, रागी है ना, कुट्टू का है, या और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इन सब के आप कोई भी ऐसे लड्डू बनाएंगे बहुत अच्छे, आपको टेस्टी लगेंगे। प्लस इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ इसके आप हलवे के रूप में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और इसको जो नमक पारे हम बोलते हैं, बस आप जो भी चीज उसको, जो भी मिठाई है, बर्फी है, जैसे ज्वार की बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है, ज्वार का उपमा भी बनाया जाता है ज्वार के आटे का, इसकी खिचड़ी भी बनती है। तो ये, और प्लस अगर हम नारियल का कॉम्बिनेशन इसके अंदर अगर हम कर लेते हैं, अगर हम रेसिपीज की बात कर रहे हैं, भले वो बाजरा है भले वो ज्वार है, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू अगेन उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। और उसके साथ साथ ये है कि आजकल इसका जो आजकल हर इंसान अपने हेल्थ के लिए थोड़ा अवेयर हो गया है, तो उसी वजह से बहुत ज्यादा लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं मार्केट लेवल पर भी। और ये जो है कॉस्टली भी, जो बाकी जो प्रोडक्ट्स है उनके कंपैरिजन में जो बेकरीज हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी बहुत प्रोडक्ट्स इसके बनाती हैं और सेल भी बहुत ज्यादा कॉस्टली करती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो आसपास वर्किंग में काफी ऐसे महिलाएं हैं जो अभी ये जो मिलेट्स है, बाजरा है, पहले उन्होंने आटे के बनाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे अब मिलेट्स पर वो बना रही हैं और बहुत ज्यादा वो पसंद किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, और जिससे वो अपनी मंथली एक आय भी वो अर्जित करना शुरू कर चुकी है इन्हीं सब चीजों प्रोडक्ट्स को बना करके। मतलब जिन महिलाओं को कुछ भी नहीं महीने का आता था, अब लगभग वो महीने का लगभग 8 से 10 हजार रुपया ग्रामीण परिवेश के अंदर आराम से कमा लेती है घर बैठे बैठे। बिल्कुल। तो हाँ जी, देखिए घर बैठे महिलाएं भी इसे जुड़कर काफी कमाई कर सकती हैं, महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी इससे बेहतर हो सकती है, और जो हिचक रहती है घर से बाहर निकलने की, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप घर में ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाकर बाजार में बेच सकती हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे लोग किसान। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात करें मोटे अनाज के प्रसंस्करण की, और साथ ही कैसे आप फसलों में कीट और बीमारियों का प्रबंधन करें, उन्हें पहचानें, उन्हें जानें, ताकि आप अपनी फसलों को बचा सकें। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो जी, विनोद जी बताइए क्या सवाल है। विनोद जी आप अपना सवाल बताएं। मैडम ये जो टमाटर है ना, उनमें पीलापन का रोग आ रहा है। टमाटर में पीलापन का रोग आ रहा है। ठीक है। हाँ,
ओके मैम, क्या बताना चाहिए? जो आपकी टमाटर की फसल लगी है विनोद जी, उसमें क्या है, आप जब पत्तों को पलट के देखेंगे ना तो उसमें आपको पीला सफेद मक्खी दिखाई देंगी आपको। एक्चुअली क्या होती है, सफेद मक्खी, आप जैसे पत्तों को पलटेंगे ना, आप देखेंगे छोटी 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 जो सफेद मक्खियां होंगी। तो ये सफेद मक्खी क्या होती है कि रस चूसती है आपके पौधे का, और प्लस ये विषाणु का भी संक्रमण करती है। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस होता है, इसमें आप देखेंगे कि कई आपकी टमाटर की पत्तियां होंगी वो मुड़ मुड़ गई होंगी, करली हो गई होंगी, और इससे क्या होता है कि पूरा जो पत्तियां हैं धीरे धीरे वो सिराओं को छोड़कर पीली होने लगती हैं। तो हमें बेसिकली इसमें सफ़ेद मक्खियों का कंट्रोल किया जाता है। तो सफ़ेद मक्खियों से बचाव करने के लिए अब थायोमिथाक्साम केमिकल होता है, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप सफ़ेद मक्खी से निजात पा सकते हैं। और जब वो मक्खी नहीं रहेगी तो विषाणु का संचारण नहीं करेगी, जिससे वो एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलेगा नहीं। जी, अब मैम अब आपसे जानना चाहेंगे कि अलग अलग फसलों में किस तरीके से प्रबंधन किया जाए? देखिए, जैसे कि कीट एवं रोग नियंत्रण होते हैं, उसके प्रबंधन के लिए कुछ विधियां होती हैं। जैसे कि हम समेकित कीट प्रबंधन बोलते हैं, जैविक कीट प्रबंधन बोलते हैं, और आपकी इसमें समेकित कीट प्रबंधन में क्या होता है कि हम सारे कीट प्रबंधन की जितनी विधियां होती हैं उसको सही मात्रा में सही समय में उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आप शुरुआत से अगर देखें तो हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए, सर्विलेंस करना चाहिए। जैसे कि हम अपने किसान भाई बहनों को कहते हैं कि आप अपने खेतों में जब जाते हैं, रोज जाते हैं, तो उसे देखें कि उसमें कुछ नए कीड़े तो नहीं दिख रहे हैं, नए रोग तो नहीं दिख रहे हैं, वो कितनी मात्रा में हैं, कौन कौन से कीड़े और रोग आ रहे हैं, उसके लक्षण क्या हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा कल्चरल कंट्रोल होता है। कई चीज़ होता है हम बिना रसायन डाले ही उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो बीज लिया उसका बीजोपचार कर दिया, या जो बीज लिया स्वस्थ बीज लिए, और जो अंतराल है, जो फसल का अंतराल है, उसको सही मात्रा में अंतराल आपने फॉलो किया। और जो पुरानी फसल है, जो पुरानी फसल के जो स्टबल वगैरह बचे हैं, तो उसको आपने उखाड़ दिया। ये तो रही बात कल्चरल कंट्रोल की। उसके बाद हम आते हैं कि जैविक विधि से कैसे कंट्रोल करें। तो कई बार क्या होता है कि हमारे मित्र कीट भी होते हैं, जैसे हमारे शत्रु कीट है वैसे मित्र कीट होते हैं, तो हमें मित्र कीट को भी पहचानना आवश्यक है। कई बार आपने वो धब्बेदार लाल बीटल देखा होगा, खेतों में बहुत आसानी से दिख जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे फसल में चेपा लगे होते हैं उसको खुद ही खाने लगते हैं। तो एक जो लाल कीट होता है वो कम से कम 30 से 40 चेपा को खा जाता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे मित्र कीट ही होते हैं, वो इसका नियंत्रण कर लेते हैं। तो वो भी हमें देखना है कि हमें मित्र कीट को बचाना है, हम किस समय हम रसायन का उपयोग करें, किस समय न करें। मकड़ियाँ होती हैं, कई बार कीड़ों को खा जाती हैं। तो और जैसे कि हमारे बायोपेस्टिसाइड होते हैं, बायोपेस्टिसाइड मतलब कि जिसमें हमें बायोलॉजिकल जो जीव हैं वो रहते हैं, जैसे कि बीटी हो गया, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो इसका भी हम उपयोग करके कीटों से नियंत्रण पा सकते हैं। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रेसिस वायरस होता है, विषाणु से बने होते हैं ये, जो कि कीड़ों में विषाणु का रोग लगा दे। जैसे कि कीड़े हैं हमारे पौधों में विषाणु फैला देते हैं, वैसे हम विषाणु का उपयोग करके उसको कीड़ों में डाल देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनसे बचाव किया जा सकता है। तो ये कुछ जैविक विधि है जिससे भी कीट का नियंत्रण करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम रासायनिक विधि का हमें लास्ट में प्रयोग करना चाहिए। तो रासायनिक विधि का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमें कौन से कीट के लिए क्या हमें उपयोग करना चाहिए। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है, आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ हर फसल की कितने मात्रा में कौन सी दवा डालनी है सब कुछ दिया होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो उसमें जाके आप उसकी मात्रा देख सकते हैं। और वहाँ पे रेड लेबल होते हैं, जैसे ग्रीन लेबल वाले कम जहरीले होते हैं, फिर येलो लेबल, रेड लेबल वगैरह उनके लेबल दिए होते हैं, उसके अनुसार आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। जी, आइए बात करते हैं डॉक्टर चमनदीप कौर से। मैम, मोटे अनाज में अब हम हमसे जानना चाहेंगे जो प्रसंस्करण के बारे
जी, प्रसंस्करण की अगर हम बात करें तो उसमें क्या सरकार की तरफ से भी कुछ योजनाएं हैं जिससे हमारे किसान अपने गांव में रहकर ही ऐसी यूनिट लगा सकें? एफपीओ के बारे में आपने बताया, लेकिन उसके अलावा अगर एक कोई युवा है वो अगर अपनी खेती के साथ ही प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाहता है तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स अगर सरकार की तरफ है जिसके बारे में जानकारी देना चाहें? हाँ, देखिए मैम, बहुत से एक्चुअली क्या है, सरकार भी आजकल बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है कि किसान है या रूरल परिवेश में जो भी महिलाएं हैं, अर्बन में भी अगर रूरल यूथ है या रूरल में भी रूरल यूथ है, तो वो सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, पढ़ लिख करके सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही वो लायबल ना रहे, या जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो किसान है, वो सिर्फ इसी चीज पे ना रहे कि उनका मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उनका डायरेक्ट जो अनाज वो बिके। इसलिए उन्होंने स्कीम्स लागू करी हैं, जैसे एक है PMFMD स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलती है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन पर ही 10 लाख तक का लोन दिया जाता है 35% से सब्सिडी के ऊपर। ये है सिंगल इंडिविजुअल अगर उसको करना चाहता है तो। बट और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर SHG है, क्योंकि अगर हम ग्रुप फॉर्म में काम करते हैं तो हमारा रिस्क लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है और थोड़ा सा हमें सांत्वना भी मिलती है। तो अगर महिलाएं अगर काम करना चाहती हैं तो उसके लिए SHGs को भी इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाती है, और अगर किसान काम करना चाहते हैं तो उसके लिए FPOs को भी आगे उसके अंदर लाभ दिया जाता है, जिसके अंदर पर मेंबर को अगर कोई SHG या FPO का अगर उसमें फाइल अपनी लगाता है और वो सरकार से ऋण लेता है तो उसके अंदर पर मेंबर को 40,000 रुपीज मिलते हैं, 40,000 रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है, जिससे वह आगे अपना रोजगार स्थापित कर सके। उसके लिए कई हर जिले पूरे इंडिया में, राजस्थान में, इवन हर पूरे भारत में हर जिले के अंदर फाइल लगी है और जिनको लोन मिला भी है और बहुत सी अंडर प्रोसेस भी हैं, पर वो कैपेसिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बाद में उनके लोन्स भी सैंक्शन हो रहे हैं। और ऐसे बहुत से हैं जो किसान जो लोग हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे उदयपुर में भी हैं जो शरबत के ऊपर बहुत अच्छा एक महिला काम कर रही है। हमारे सवाई माधोपुर से भी गुआवा प्रोसेसिंग की भी एक यूनिट लगी है जिसके अंदर जूसेस से रिलेटेड काम है। और जयपुर में भी हैं जो कि उनका ये मिलेट्स और बिस्किट से, बेकरी से रिलेटेड काम है। और जो सरसों, जो FPOs हैं जो मोस्टली जो हैं वो जहाँ सरसों अच्छा होता है उससे सरसों का जो तेल है वो उसके ऊपर ज्यादा वो रिफाइनरी लगाना पसंद करते हैं। उनमें उसको फिर वो गांव के गांव मिलकर के एक रिफाइनरी लगाते हैं और सरसों का तेल बेचते हैं, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो यही है कि धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज बदली जा रही हैं कि थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अगर अकेले नहीं कर सकते हैं तो FPO और SHGs मिलकर के इसके ऊपर काम करें। और बहुत से ऐसे SHGs हैं जिनको फंड मिलता है और मिल चुका है आज। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी जानकारी आपने दी। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुकना होगा, ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद भी हम दर्शकों की कॉल्स, ईमेल और व्हाट्सएप सवाल जरूर लेंगे, कहीं मत जाएगा, छोटा सा ब्रेक। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें मोटे अनाज में खाद्य प्रसंस्करण की और साथ ही कैसे हमारे किसान इस समय फसलों में कीट और बीमारियों से अपनी फसल को सुरक्षित रखें। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे चंद्रकांत जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से में कॉल किया है। ये बात करते हैं। चंद्रकांत जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हमारे मैडम धान की बाली जो निकली है तो उसमें कीट लगे हुए हैं, उसके दाने के रस चूस रहे हैं धान की बाली। फिर से सवाल पूछे। किस क्रॉप में? आपका सवाल ठीक से समझ नहीं आया, एक बार फिर से सवाल बताएं चंद्रकांत जी। जी मैडम, धान की बाली जो निकली हुई, दाने निकले हुए हैं, हाँ। तो उसमें जो वो रस चूसने वाले कीट लगे हैं धान के बालियों में रस। ठीक है, समझ गए आपका सवाल। जी हम जवाब ले लेते हैं इसका। मैम क्या बताना चाहिए? चंद्रकांत जी, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो सुंडियाँ होती हैं ना, जिसे हम येलो स्टेम बोरर भी कहते हैं, पीली कलर की सुंडी होती है। ये क्या होती है, कई स्टेजेस पे आती हैं। जब आपका क्रॉप छोटा रहता है, वनस्पतिक स्टेज में होता है, तो ये जब तने में छेद करते हैं तो पत्तियां सूख जाती हैं। लेकिन चूंकि अब धान की फसल में बाली आ गई है, तो क्या करते हैं, उनकी प्रवृत्ति यही होती है कि वो तने में छेद करते हैं। तो जब वो सेंट्रल जो मध्य तना है उसमें छेद करते तो आपकी जो धान की बाली होती है वो सूख जाती है। तो ये मुख्यतः जो आपने सिम्टम बताए हैं, बालियों में कीट लग रहे हैं, तो ये तना छेदक की वजह से ही है। आप उसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि आप इसको जब बालियों को हल्के से खींचेंगे ना, तो वो आपके हाथ में पुल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे से कट चुका है। तने के क्षेत्र से जो सुंडी है वो काट देती है। तो ये तना छेदक सुंडी की वजह से जो आपकी समस्या है उससे आप निजात कर सकते हैं। जैसे कि एमामेक्टिन बेंजोएट है या क्लोरंट्रानिलिप्रोल है, ये केमिकल आप उपलब्ध अगर है तो आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपको सुंडी से निजात मिल सकता है। जी बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण की भी, यानी मोटे अनाज में खाद्य प्रसंस्करण किस तरीके से हो। मैम अब अगला सवाल आपसे ये है कि एक कॉस्टिंग की भी बात आती है। कई बार हमारे दर्शक, हमारे किसान ये भी सोचते हैं कि इसमें कॉस्टिंग किस तरीके से होगी अगर हम प्रसंस्कृत करते हैं फसलों को, जो अनाज, मोटे अनाज को। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, कॉस्ट इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जो मिलेट्स जो हैं, मतलब अगर हम बाजार से गेहूं का आटा लेके आते हैं या गेहूं खरीदते हैं, उसके ही दाम काफी ज्यादा हमको मिलते हैं। बल्कि जो अगर हम बाजरे के आटे की बात करें तो वो 20 रुपए किलो मिलता है। तो अगर हम कॉस्टिंग वाइज बात करें तो हम इससे जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे वो लगभग उसकी लागत, अगर हम 1 kg के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, तो लगभग अगर 1 kg अगर 20 रुपए का है तो कॉस्टिंग 100 रुपए की करके और हमको जो उससे मुनाफा होने वाला है वो लगभग 3,500 के आसपास होगा। दैट मीन्स अगर हम 100 रुपीज का अगर हम इन्वेस्टमेंट करके बाजरे के उससे कुछ भी चीज बनाते हैं, भले वो बिस्किट है या केक है या लड्डू है या कुछ भी XYZ, इसके डो से इडली और भी काफी चीजें बनती हैं जो धीरे धीरे सर्व भी हो रही हैं काफी अच्छी अच्छी जगहों पर, तो ट्रेंड में लाने के लिए। तो अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो फिर वो 100 रुपीज अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ही लिटिल लेवल का बोले तो कम से कम हम उस पर 3,500 का हम उसमें मुनाफा कमा लेते हैं। मतलब मोर देन डबल से भी बहुत ज्यादा। जी बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने आज के विषय से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत सारे कॉलर्स और सवालों के जवाब भी आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू। और आइए बात करते हैं हमारे साथ अर्चना जी। अर्चना जी हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने राजस्थान से ये हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी बताइए सर, सवाल बताइए। अजमेर से आप बात करें, राजस्थान से। हेलो जी, सवाल बताएं। मैं कह रहा हूँ मक्के की फसल में कीट लगा हुआ है। मक्के की फसल में कीट लग गए, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ मक्के की फसल में। जी सुन लिया आपका सवाल, हम जवाब ले लेते हैं उसका।
आपके मक्के की फसल में अभी कीट लगी होगी, फाल आर्मी वर्म जिसको हम बोलते हैं। धारीदार कीट होती है, सुंडी होती है, जिसमें आप देखेंगे कि ब्राउन कलर का ऊपर कवच होता है और छोटी छोटी धारियां होती हैं साइड में पैरों के पास। इससे आप पहचान सकते हैं। ये मक्के की पत्तियां भी खाती हैं, उसकी बालियां भी खाती हैं और तने में छेद कर देते हैं। तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग कीट आप कह सकते हैं मक्के की फसल में। तो इसके बचाव के लिए अब तो जैसा कि आपने बोला कि ये आ चुके हैं, तो जब ये एक बार फसल में आ गए और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो हम इसमें रासायनिक विधि से इसका नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि इमामेक्टिन, बेंजोएट है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है, जो कि सुंडियों के नियंत्रण में उपयोग होता है। तो उसका उपयोग करके आप नियंत्रण पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज जाना आपने कि कैसे हम जो फसलें हैं उनमें कीट और बीमारियों का नियंत्रण करें, कैसे इन्हें पहचानें और कैसे आप अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमारी मदद की डॉक्टर अर्चना ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चना, आप स्टूडियो में आई और आज के विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा की आपने। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। अगला हमारा विषय क्या होगा अगले अंक का, आइए डालते नजर। अगला हमारा विषय है जड़दार वाली सब्जियों की खेती और कृषि में आधुनिक तकनीक का महत्व। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हम हैं। आप तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और चाहे तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। इसके साथ ही आप ये भी जान लें कि आप हमें सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। QR कोड भी नोट कर लें। देखिए हमारा QR कोड ID देख सकते हैं, QR कोड है जिसे आप स्कैन करें और सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। DD किसान का YouTube चैनल जिसे आप अभी स्कैन कर सकते हैं QR कोड से, और YouTube पर जाए हमारे इस कार्यक्रम को चाहे तो दोबारा से देखें या फिर पुराने एपिसोड भी आप वहां देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे हेलो किसान में आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।